हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम मैथ्स की जो सीरीज चल रही है, चैप्टर की अलग अलग सीरीज चल रही है जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। उसमें ही आगे थर्ड चैप्टर हम लेके आ गए जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो आपको पीछे दिख रहा है लेफ्ट साइड पे रिड्यूस लेवल्स, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व अ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ये वाले जो टॉपिक है थर्ड चैप्टर में से हटा दिया गया है। और इस साइड जो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये इस साल जो 10th बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आने वाले हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक वो इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब जो पेयर होता है, मतलब या फिर बोल सकते हैं टर्म। तो यहाँ लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे। इसके पहले जो हमने चैप्टर देखा था उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हुआ करता था एक्स, यहाँ पे एक्स और वाई या फिर कोई भी दो वेरिएबल होंगे। इसमें बात करेंगे, इसमें होगा कंपेयर रेशियो ऑफ टू लीनियर इक्वेशन कोफिशिएंट। लीनियर इक्वेशन और कोफिशिएंट जो इक्वेशन के होते हैं उनके बारे में कंपेयर देखेंगे और ग्राफिकल मेथड से भी देखेंगे। और फिर फिफ्थ है एल्जेब्रिक मेथड टू सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशनल मेथड देखेंगे। एक और मेथड होती है क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हट चुकी है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो सीबीएसई स्टूडेंट हो या फिर एमपी बोर्ड हो। यहाँ से मोस्टली प्रोबेबिलिटी होती है इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की, और जो मैं आज आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इससे मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी कि उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड्स जब तक आप इसको नोट कीजिए, जब तक इसके आगे फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये फर्स्ट टॉपिक है। तो इसमें आपको पता ही होगा कि हमने जो सेकंड चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब या फिर लीनियर इक्वेशन, उसमें क्या होता था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता था। मीन्स जैसे एग्जाम्पल हमने लिया था 2x प्लस एक्स 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 0, तो ये क्या है, इसकी पावर 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। लेकिन हमें आप बात किसकी कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, सिर्फ 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मीन्स इसमें यहाँ की पावर क्या दिख रही है आपको, 1। इसका पावर 1 है, इसकी मैक्सिमम पावर मीन्स x का जो मल्टीपल में x है उसकी पावर 1 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 1 है। तो इसी को तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं या फिर लीनियर इक्वेशन। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। लेकिन यहां पर हमसे क्या बोला है, हमको बात किसकी करनी है, लीनियर इक्वेशन तो है बट यहां पर टू वेरिएबल हैं। मींस लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल होंगे, वहां पर सिर्फ x होता था एक वेरिएबल, यहां पे होगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक है x वेरिएबल है, एक होता है y। जैसे मैं एक वेरिएबल आपको बता ही चुका हूँ, सेकंड चैप्टर में बताया था कि वेरिएबल वो होती है जिसकी वैल्यू वेरी होती रहती है। मीन्स जैसे आप देख सकते हैं 2 है, 2 एक कॉन्स्टेंट नंबर है, 2 अभी भी 2 ही है इसकी वैल्यू और बाद में भी 2 ही होगी, मतलब ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन x है, x की वैल्यू कहीं 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है, कोई सी भी रियल नंबर में से हो सकती है। और ऐसी y की वैल्यू, तो यहाँ पे दो वेरिएबल नंबर हो गए हैं। तो हम इसी पर, मतलब जो टू वेरिएबल है इसी पर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम पूरी आज की जो टॉपिक है पूरी वीडियो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी बनाएंगे और इसी पे पूरी स्टडी करेंगे। तो आपको समझ आ गया कि इसमें दो वेरिएबल होंगे जिनके बारे में आज पूरी स्टडी करेंगे। तो यही है इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें भी ओके हाँ, बस लीनियर इक्वेशन ऑफ, तो आप इसको नोट कीजिए जब तक इसके आगे का पार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो सेकंड टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि हमको इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो हम शॉर्ट में पूरा एक समझ लेते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें देखिए, गिवन टू लाइंस इन अ प्लेन ओनली वन ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। मीन्स बोल रहा है कि जब दो लाइन दिए हों तो प्लेन में क्या क्या हो सकता, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है कि दो लाइन किस किस कंडीशन में कैसी दिखेंगी। तो उसमें एक कंडीशन होगी टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मीन्स देखिए ये बोल रहा है, पहले तो बोले हैं कि एक प्लेन रहेगा, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो इसमें जब दो लाइन रहेंगी
तो एक प्लेन में दो लाइन किस किस तरह से परफॉर्म करेंगी, मीन्स उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो उसमें एक कंडीशन बोलिए, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, हो सकता है एक लाइन ऐसी जा रही हो और एक लाइन ऐसी जा रही हो। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो एक पॉइंट पे, तो इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। मींस यहाँ पर x की और y की वैल्यू दोनों लाइन के लिए सेम होगी। मींस ये लाइन पे अगर इस पॉइंट पे अगर x की वैल्यू निकालें तो हो सकता है यहाँ पे कुछ 2 हो और यहाँ पे कुछ 3 हो। तो इस लाइन के लिए इस पॉइंट पे वैल्यू 2 और 3 है, मींस x इस लाइन के लिए क्या हो जाएगी 2,3। वहीं इस लाइन के लिए हो जाएगी 2,3 सेम पॉइंट पे। मींस जहां पे इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वहां पे दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो उस पॉइंट पे x की और y की वैल्यू सेम होती है दोनों लाइन के लिए। तो एक जो कंडीशन हो सकती है जब दो लाइन प्लेन में हो। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, द टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल। मींस इसमें एक और बोल रहा है कि एक प्लेन है एक्स वाई, तो इसमें क्या बोल रहा है कि दो लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट इज दैट्स व्हाई दे आर प्लेन पैरेलल। मींस दो लाइन होंगी वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक ये हो गई एक ये हो गई। मींस एक प्लेन में दो लाइन हो सकती है, एक ये कंडीशन भी हो सकती है कि दो लाइन प्लेन में हो और वो एक दूसरे कभी इंटरसेक्ट नहीं करें। ये किस तरह होंगी, जो ट्रेन की पटरी होती हैं वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, वो एकदम सेम डिस्टेंस पे पैरेलल डिस्टेंस पे चलती रहती हैं। तो इनके बीच में भी जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है मान ली कुछ भी हो तो वही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगी, वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी और वही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगी। मतलब ये सारी सभी जगह ये दोनों सेम डिस्टेंस पे चल रही हैं। तो यही बोल रहा है, इसी को बोलते हैं पैरेलल कंडीशन। तो मतलब एक प्लेन में जब दो लाइन होंगी, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल रहेंगी। तो एक प्लेन में एक ये कंडीशन हो सकती है। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, द टू लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। मींस एक प्लेन है, इसमें दो लाइन कोइंसिडेंट होंगी। मींस एक लाइन ये है और उसी के ऊपर एक लाइन और हो जाएगी, उसी के ऊपर एक और लाइन आ जाएगी। मतलब इसमें दो लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन है, तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंट कंडीशन। तो एक प्लेन में दो लाइन इस तरह से परफॉर्म हो सकती है। तो ये तीन कंडीशन है। इसमें यही बोला है कि जब दो लाइन एक प्लेन में होती हैं तो वो तीन तरीके से परफॉर्म करती हैं, परफॉर्मेंस दिखाती हैं। मतलब तीन पॉसिबिलिटी होती है जब दो लाइन एक प्लेन में होती है। एक होती है जब वो या तो वो दो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है एक दूसरे को, या फिर वो दोनों पैरेलल हो सकती है, या फिर एक के ऊपर एक हो सकती है। तो ये तीन कंडीशन है जो कि प्लेन में दिखाती है टू लाइंस। तो आप जब तक इसको नोट कीजिए, जब तक इसके आगे का पार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसी में आगे जो टॉपिक है वो है, इसमें हम कंपेयर करेंगे द रेशियो ऑफ टू लीनियर इक्वेशन कोएफिशिएंट। मींस इसमें हमें ये रेशियो दिया है किसका, लीनियर इक्वेशन और कोएफिशिएंट का। इसमें क्या क्या होता है, क्या कंडीशन बनती है जब ये होगा, ये वाला रेशियो होगा तब क्या कंडीशन बनेगी, जब ये वाला रेशियो होगा तब क्या कंडीशन बनेगी। मतलब तो टू लाइन कैसे परफॉर्म करेंगी, और ये रेशियो होगा तब लाइंस कैसे परफॉर्म करेंगी। कुछ नहीं, जो अपन ने अभी पहले समझा इसके पहले टॉपिक में कि जो दो लाइन होती है वो क्या बोलते हैं प्लेन में कैसे परफॉर्म करती हैं। एक थी जहाँ पे जब इंटरसेक्ट करती है, सेकंड थी जो पैरेलल रहती है, और थर्ड जिसमें कोइंसिडेंट होती है। तो उसी को इस मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया गया, और कुछ नहीं है। देखिए इसमें a1 a2 और b1 b2 क्या है। a1 a2 आपको पता ही है कि जो इक्वेशन होती है उसमें, जैसे देखिए ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये है, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में टू क्या है, a है, 3 क्या है, b है, 6 क्या है, c है। तो यही तो है। वहीं अब दो इक्वेशन ले लो, दो इक्वेशन ले लिया, 3x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अब दो इक्वेशन हो गई तो अलग अलग नाम देना पड़ेगा, इसको भी ए थोड़ी बोल सकते हैं, इसको भी सी। तो क्या बोल दिया, इसको a1 बोल दिया, इसको b1 बोल दिया, इसको c1 बोल दिया। मीन्स x के जो मल्टीप्लाई में वो a तो होता ही है, लेकिन अब दो इक्वेशन है तो इस वाले x के मल्टीप्लाई में जो 2 है उसको a1 बोल दिया और इस वाले x के मल्टीप्लाई में जो उसको a2 बोल दिया। ऐसे ही y के मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इस इक्वेशन में जो y का मल्टीप्लाई में उसको b1 बोल दिया और इस इक्वेशन में जो y का मल्टीप्लाई में उसको b2 बोल दिया। ऐसे ही इसको c1 बोल दिया और इसको c2 बोल दिया। तो सिंपल वही a1, तो ये वही a1 a2 b1 b2 तो ये वही वाले हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या बोला है कि ये जो रेशो दिया है कोएफिशिएंट का a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये क्या है, x के कोएफिशिएंट है, y के कोएफिशिएंट है और ये c कांस्टेंट है। तो ये कोएफिशिएंट ही तो है, तो ये तो बोला है कंपेयर रेशियो ऑफ टू लीनियर इक्वेशन कोएफिशिएंट, मतलब दो लीनियर इक्वेशन के, दो लीनियर इक्वेशन है ये, एक लीनियर इक्वेशन ये, एक लीनियर इक्वेशन ये। क्योंकि कैसे पता लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। दो लीनियर इक्वेशन ले ली, यही बोला है, रेशियो ऑफ टू लीनियर इक्वेशन ले ली, अब उनके कोएफिशिएंट का रेशियो निकालो। तो ये इनके कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट 2 है, a1 लिख दिया, यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या है 3 है, इसको a2 बोल दिया। तो यहाँ पे जो दो लीनियर इक्वेशन लिए हैं उनके कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और c मतलब कांस्टेंट, तो उनका रेशियो निकालिए, क्या क्या कंडीशन बनती हैं। तो ये हमने पहले ही देखा था इसके पहले कि इसमें हमने रेशियो लिया a1 अपन a2 b1 अपन b2, मीन्स ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो को ये वाले a1 और ये वाले a2 को रेशियो में ले लिया, a1 अपन a2, इसकी वैल्यू सॉल्व करी कुछ आएगी, तो फिर जब b1 अपन b2 ली उसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, मान लीजिए इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू k आई a1 अपन a2 की, और b1 अपन b2 की वैल्यू आई g। तो आपने देखा a1 अपन a2 की वैल्यू ये, इसकी अलग वैल्यू है और इसकी वैल्यू अलग है, तो इन दोनों की वैल्यू अलग है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो वही बोल दिया। एग्जाम्पल के लिए जब आप ऐसे, आपको कभी ऐसे इक्वेशन दी जाएंगी जब आप उनका रेशियो निकालेंगे, तो या तो ये कंडीशन बनेगी जब a1 अपन a2 और b1 अपन b2 इक्वल नहीं होंगे, तो जब ये इक्वल नहीं होंगे तो इस तरह की कंडीशन को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट लाइन और यूनिक सॉल्यूशन। मींस जब आप ऐसी जो इक्वेशन दी होंगी जिनसे आप ये रेशियो निकालेंगे, तो उन इक्वेशन का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे जो दो लाइन रहेंगी, तो जैसे ही हो सकता है ये लाइन हो, इन दोनों का a1 a2 और अपन b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो जब इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो वो दो लाइन जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे भी हमने पहले देखा था, इसके पहले जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि दो लाइन होती हैं वो ऐसी x और y प्लेन में, तो वो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे हमने बताया था कि उस पॉइंट पे दोनों लाइन की जो वैल्यू होगी x एक्सिस में और y एक्सिस में सेम होगी, तो एक वैल्यू हुई तो उसे यूनिक बोलते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन, तो जब इंटरसेक्ट लाइन हो, जब मतलब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उस टाइम पे हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ये हो गया। ऐसे ही हो सकता है एक कंडीशन आपको मिले जब आप रेशियो निकालें a1 a2 अपन b1 b2 और c1 c2 का, मीन्स अभी a1 a2 का रेशियो निकाल लिया, b1 b2 का निकाल लिया, c1 c2 का भी निकालिए। c1 c2 का हो सकता है आपका कुछ d आ जाए, तो इस कंडीशन में इन्होंने क्या बोला है, a1 a2 और b1 b2 तो इक्वल हो सकते हैं, हो सकता है आप जब वैल्यू निकालें तो जो k आया b1 b2 भी k आ जाए, लेकिन जब आप c1 c2 निकाले तो d आए, मतलब वैल्यू कुछ और अलग आए, k मतलब कोई वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू, d भी ऐसी कोई वैल्यू है, तो a1 a2 और b1 b2 का रेशियो सेम आ जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। लेकिन c1 c2 का हो सकता है सेम ना आए, उनका रेशियो सेम ना हो, तो उस कंडीशन में पैरेलल लाइन होंगी। मींस जब दो लाइन होंगी उस कंडीशन में दो लाइन पैरेलल चल रही होंगी, मींस वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जैसे कि हमने पिछले ग्राफ में देखा था। ऐसे x एक्सिस रहती है, y एक्सिस रहती है, तो इसमें क्या दो लाइन पैरेलल चल रही हो सकता है ऐसा, ऐसे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम हो, पैरेलल चल रही है, तो उस कंडीशन जब पैरेलल होंगी तो कोई सा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा,
जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या फिर कहीं पे दो लाइन मिलती हैं तो वहां पे हमें सॉल्यूशन मिलता है, एक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे तो दोनों लाइन मिल ही नहीं रही कहीं पे भी, इसमें तो मिल रही थी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ पे तो कहीं पर मिलेंगे नहीं। आप कितनी दूर चल जाइए, यहाँ पे भी नहीं मिलेंगी, यहाँ पे भी नहीं मिलेंगी, इन्फाइनाइट तक चली जाएंगी वैल्यू। इन्फाइनाइट मतलब अनंत तक, कहीं पे ये मिलेंगी नहीं, चली जा रही हैं इस डायरेक्शन, ऊपर ही चली जा रही है, यहाँ पे भी ये दोनों पैरेलल जा रही हैं, कहीं मिलेंगे नहीं, तो ये इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा इस कंडीशन के लिए। अब एक और जो थर्ड कंडीशन दी, जो थर्ड रेशियो दिया है, इसमें बोला है जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 है उन तीनों का रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जो दो लाइन रहेंगी वो कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जैसे ग्राफ में मैंने बताया था कि ये ग्राफ है, इसमें x एक्सिस है, इसमें y एक्सिस है, तो इसमें एक लाइन अगर ये आ रही है तो इसी के ऊपर से एक और लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब एक के ऊपर दूसरी लाइन हो तो उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट कंडीशन। तो जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो इक्वल होगा, मींस जब आप निकालेंगे फॉर एग्जांपल जो दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन से A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो, तो ये k क्या आया था, तो हो सकता है C1 C2 की वैल्यू भी k आ जाए, इस थर्ड रेशियो के हिसाब से किया जाए। जब तीनों की वैल्यू k हो जाएगी, मतलब सेम हो जाएगी, तो उस टाइम कोइंसिडेंस वाली कंडीशन रहेगी। मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक हैं, तो इस कंडीशन कोइंसिडेंट कंडीशन बोलते हैं। और इस टाइम पे मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। हमने कहा था कि जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है या फिर कहीं मिल रही, तो वहां पे हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। अब यहाँ पे तो पूरी उसी के ऊपर लाइन है, मतलब पूरे टाइम एक साथ ही चल रही है, एक के ऊपर एक ही है, तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, फिर बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यही तीन कंडीशन है और यही कंपेयर है दो लीनियर इक्वेशन के कोएफिशिएंट का। तो आपको आप इसको नोट कीजिए, जब तक इसका आगे का इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे मिलते जुलते क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हमको एक दो इक्वेशन देके रखी हैं। पहली इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, और एक और इक्वेशन देके रखी है 4x प्लस 6y दैट इज इक्वल टू 7। फ्रेंड्स, ये हमको दो इक्वेशन देके रखी हैं, एक इक्वेशन 1 है, एक इक्वेशन 2 है। इसमें क्या बोला है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मींस हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करके हमें जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इन दो इक्वेशन के, तो उनके हमें क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं ये लीनियर इक्वेशन ही है, और लीनियर इक्वेशन है मतलब एक लाइन बनेगी इस इक्वेशन, अगर आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इनका, तो इनसे दो लाइन बनेंगी, एक इस इक्वेशन की लाइन बनेगी और एक इक्वेशन की लाइन बनेगी, किस पर, प्लेन पर। तो इसमें बोला है कि एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू। चलिए निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड से बोल दिया तो हमको कुछ और दिमाग लगाने नहीं, एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, इसके x का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसके x का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, मींस 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8, 8x प्लस 4 3 जा 12 बाय 8 4 जा 32, ये इक्वेशन थर्ड, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8x प्लस का 6 2 जा 12 बाय 7 2 जा 14 दैट इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद
सबके साइन चेंज कर देते, जो नीचे इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देंगे। ये प्लस में इसका माइनस कर दीजिए, प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में इसका माइनस। आप देख सकते हैं प्लस का 8x माइनस का 8x कैंसिल, प्लस का 12y माइनस का 12y ये भी कैंसिल, और यहाँ पे 32 में से प्लस का 32 में से माइनस का 14 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से बच जाएगा आपका 18, क्या बचेगा 18 प्लस का, और यहाँ पे क्या बचा 0 प्लस 0, यहाँ पे 0 0 बचा, यहाँ पे तो x की वैल्यू y की वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे 0 0 हो गया। तो ये स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं which is false statement। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू मतलब ये पूरे कैंसिल हो गए, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एक चीज और बोल सकते हैं कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या पूछा था हमसे, ये पूछा था ना कि फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन बताइए कितने होंगे। तो यहाँ पे बोल दिया हमने नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ बची नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन हो गया। अब नो सॉल्यूशन हो गया, ये तो इसका ये आंसर यहाँ पे खत्म हो गया। आप यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन आप इससे एक दिमाग और लगा सकते हैं कि इससे आप थोड़ा समझ सकते हैं कि अगर नो सॉल्यूशन होता है तो उसमें जो दो लाइन होती है वो कैसे परफॉर्म करती हैं, जैसे एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस। तो जब नो सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब लाइन आपकी पैरेलल है। अगर इसमें हो सकता है क्वेश्चन में वो ये और पूछ लेता बताइए कि मतलब लाइंस कैसे परफॉर्म कर रही हैं, जो दो लाइन इन इक्वेशन की लाइन कैसे परफॉर्म करेंगी, तो आप बता सकते हैं वो लाइन पैरेलल परफॉर्म करेंगी। कैसे? क्योंकि यहाँ से पता चल गया नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसलिए वो लाइन पैरेलली परफॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरा इस वीडियो में मैंने आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चन CBSE हो चाहे MP बोर्ड उसमें 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इनको अगर आपने का थोड़ा स्किप हुआ है तो आप इसको फिर से देखिए रिपीट करके पीछे बैक जाकर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह की सीरीज ये स्टार्ट कर दीजिए। 3rd चैप्टर था और आगे कल यानी कि आपके पास 4th चैप्टर पहुंच जाएगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा। इसी में एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या फिर बोल सकते हैं इसका हमने थोड़ा बेसिक तो देख ही लिया है, जो कि ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। मींस अपने इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं क्योंकि मोटा मोटा आइडिया तो हमको पहले लग ही चुका है। कि देखिए जैसे कि ये है, यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे कि जैसे कि दो लाइन है, ये प्लेन है। प्लेन किसे बोलते हैं? जिसमें एक्स एक्सिस हो और वाई एक्सिस, मतलब जिसमें दो एक्सिस हो, ठीक है, दो एक्सिस हो उसे बोलते हैं प्लेन। एक इसमें एक्स है एक इसमें वाई, तो ये प्लेन बन गया है। अगर इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस ही होती है अकेली तो वो एक लाइन हो जाती। अब इसमें एक्स और वाई दो लाइन है, मतलब या फिर दो बोल सकते हैं दो प्लेन है, सॉरी दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये क्या हो गई? प्लेन हो गया। तो जब दो एक जब प्लेन हो गया, अब इसमें हम देख रहे हैं कि जब दो लाइन होती है वो कैसे परफॉर्म करती हैं। जैसे एक लाइन ये है एक ये, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके लिए रेशियो क्या था हमारा कोफिशिएंट का? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये रेशियो था हमारा किसके लिए? जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। ऐसे ही एक और ग्राफ है, ये भी एक प्लेन है। प्लेन में हो सकता है जब दो लाइन हो तो वो पैरेलल परफॉर्मेंस दे। मींस जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इसके लिए हमारे लिए रेशियो क्या होता है कोफिशिएंट का? वो होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये रेशियो होता है हमारा जब दो लाइन पैरेलल में होती हैं एक प्लेन में, लीनियर इक्वेशन के लिए। ऐसे ही अब थर्ड प्लेन है, इसमें हम देख सकते हैं एक बार तो लाइन ने इंटरसेक्ट परफॉर्मेंस दी, एक बार पैरेलल परफॉर्मेंस दी, और एक बार हो सकता है एक लाइन ये हो और उसी के ऊपर एक और लाइन हो। ये जैसे ये आपको लाइन दिख रही है तो इसी पर एक लाइन हो, तो इसे क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट कंडीशन।
तो ऐसी कंडीशन में हमारे लिए जो रेशियो होता है कोफिशिएंट का वो क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। मीन्स जब रेशियो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 का दोनों तीनों का सेम होता है, इक्वल होता है, तो उस टाइम कोइंसिडेंट कंडीशन बनती है। मीन्स दो लाइन एक दूसरे के ऊपर होती हैं और एक प्लेन में होती हैं। तो यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था या फिर ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप इसको नोट कीजिए, जब तक इसके आगे का पार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, मीन्स जहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, तो वो है पार्ट हमारा एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यही वो पार्ट है जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं वो। जैसे कि देखिए, इस मेथड में दो मेथड होते हैं, मींस एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड और एक होता है इलिमिनेशन मेथड। और एक और मेथड होती है जो मैंने आपको बताया था, क्रॉस मेथड वाली, तो वो तो इस बार नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। तो यही दो इंपॉर्टेंट मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशनल मेथड और एक इलिमिनेशन मेथड। अब इस मेथड से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे दो वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक इक्वेशन ले ली 2x + 3y = 6। एक ये इक्वेशन है 3x + 2y = 8। एक इक्वेशन ये हो गई। तो हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशनल मेथड से। और ऐसे ही इलिमिनेशन मेथड में भी अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं एग्जांपल के लिए 2x + 3y = 6, 3x + 2y = 8। एक इक्वेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई। तो इसमें हम जो x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस मेथड में, इलिमिनेशन मेथड में जो x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों के तरीके अलग होंगे लेकिन वैल्यू सेम आएगी। जी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ अलग नहीं कि अगर आप इस मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं और इस मेथड से अगर x और y की वैल्यू फाइंड करें तो अलग अलग आएंगी, दोनों सेम ही आएंगी। बस यहाँ पे x और y की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे उसका मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें दो इक्वेशन की x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। इसमें एक जैसे एग्जांपल के लिए इक्वेशन वन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वेशन वन क्या है, 2x + 3y = 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2x यहीं रखेंगे, 6 - 3y हो जाएगा, y को इक्वल किस साइड भेज दिया, राइट हैंड साइड, और x ऐसे रहा, और जो 2 मल्टीप्लाई में था x के वो उसको डिवाइड में भेज दिया। तो 6 - 3y / 2। तो ये हमें एक x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू ये मिल गई। अब यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, y की वैल्यू निकालनी है तो यहां से जो x की वैल्यू निकाली उस वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हमने x की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है, 3x + 2y = 8। ये इक्वेशन क्या है, 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 3 ये है और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x की, तो क्या हो जाएगी, 6 - 3y / 2 + 2y = 8। तो आप देख सकते हैं यहां इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, 2x को पहले यहीं रखा, 3y को उस तरफ भेज दिया, 6 - 3y हो गया, और फिर जो 2 मल्टीप्लाई में था x के उसको डिवाइड भेज दिया। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, और फिर यहां से x की वैल्यू मिली, फिर इस x की वैल्यू को उठा के हमने इस वाली इक्वेशन में रख दिया। ये इक्वेशन सेकंड, इसमें x की वैल्यू रखा, ये आ गई 6 - 3y / 2। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही, अब देखिए ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब देखिए पहले आपके पास x और y की जब वैल्यू निकालनी होती थी तो आपके पास दो वेरिएबल रहते थे, x और y। अब हमको अगर कोई एक वेरिएबल रहे तो हम सॉल्व भी कर लें। तो अब देख सकते हैं, अब हमने जब x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करी तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे भी एक y वेरिएबल और y वेरिएबल, दो वेरिएबल तो है लेकिन y है, मतलब एक ही वेरिएबल है y। अब यहाँ से x हट चुका है, तो अब हम यहाँ से इजीली इक्वेशन आंसर निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ से निकालते हैं तो क्या आएगा,
जो 3x ये सब है, तो इसमें 3 का पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 3 इंटू वाई और डिवाइड में 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2y इज इक्वल टू 8। तो आप देख सकते हैं 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 9y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब आप इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान सकते हैं। तो अब यहां से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड लगा देंगे। इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई यहाँ इसमें ऊपर करेंगे पूरे में, और इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2y में करेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 9y आ जाएगा और प्लस 2 2 ज़ा 4y और डिवाइड में इन दोनों का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचा है 8। तो यहाँ से आप देखेंगे जब माइनस 9y में से 4y जाएगा तो आपका आ जाएगा माइनस का 5y, 18 माइनस 5y डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इस तरफ चले जाएगा तो 18 माइनस 5y इज इक्वल टू 8 इंटू 2, 18 माइनस 5y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे। और अब जब माइनस का 5y उसको उस तरफ भेजेंगे तो क्या जाएगा प्लस का 5y, और जो प्लस का 16 इसको इस तरफ लाएंगे तो जो कितने का हो जाएगा माइनस का 16। प्लस का 16 था इक्वल किस तरफ आया माइनस का 16 हो गया, और जो माइनस का जो 5y था उसको इक्वल उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 5y हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं अब y की वैल्यू में यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ये y है तो y में जो 5 का मल्टीप्लाई उसको डिवाइड में भेज देंगे नीचे, तो 18 माइनस 16 कितना हो जाएगा 2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5, तो y। तो यहाँ से आप देख सकते हैं y इक्वल टू आ गया 2/5। यहाँ से आपकी y की वैल्यू मिल गई। अब ऐसे ही आप y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए या फिर 2 में किसी में भी रख दीजिए, तो आपका वहां से आंसर y की वैल्यू रख देंगे, जी आपका y की वैल्यू मिल गई। अब बचा क्या सिर्फ x की वैल्यू, तो इधर उधर करके मतलब कुछ इधर चीजें करनी पड़ेंगी इधर करनी पड़ेंगी, ऐसे करके आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोई टफ नहीं है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे अप्लाई की जाती है। अब वहीं एलिमिनेशन मेथड है, तो इसमें क्या करना होगा कि इसमें आपको अगर x की और y की वैल्यू निकालनी है तो इसमें आपको दो इक्वेशन जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो इस इक्वेशन में क्या करना होगा आपको, जो x है x के मल्टीप्लाई में दिख रहा है 3, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करना होगा इस पूरी इक्वेशन में। मतलब x का मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो इसका मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दो, और इस x के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो 2। मतलब इस इक्वेशन के जो x के मल्टीप्लाई में उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, और इस इक्वेशन में जो x के मल्टीप्लाई में उसका मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में कर दो। तो जी आपके जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई कर दिए अंदर 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18। ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई थर्ड, और ये क्या है, ये आपकी क्या है 3x, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करो तो क्या आ जाएगा आपका 6x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 8 इंटू 2 16। ये इक्वेशन हो गई आपकी 4। अब आपको क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली x के मल्टीप्लाई में जो था उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, और इस वाले x के मल्टीप्लाई में जो था उसका मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, तो आपको ये इक्वेशन मिल गई नई वाली इक्वेशन मिल गई थर्ड और फोर्थ। अब इसमें आपको क्या करना है, जो प्लस वाला साइन है नीचे वाली इक्वेशन में उसको माइनस करना है, मतलब साइन चेंज करना है। जो प्लस में उसको प्लस माइनस करना है, जो माइनस में उसको प्लस करना है। तो ये प्लस का 6x है प्लस में, तो इसका साइन चेंज करोगे माइनस में हो जाएगा। ये प्लस का 6x इसको माइनस कर दोगे, ये प्लस का 16 है यहाँ माइनस, अगर जब माइनस में होता तो इसको प्लस कर देते, ऐसा कर दिया। तो आप देख सकते हैं जब आपने इसको चेंज किया, अब ये प्लस के नहीं है इनको मत देखना, ये वाले साइन इंक्लूड, अब ये सब माइनस के हो चुके हैं क्योंकि साइन चेंज कर दिया है। तो अब ये माइनस का 16 ये प्लस का 16 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया आपका। ऐसे ही अब ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या
अब 9y में से माइनस माइनस का हो चुका है 4y, तो 9y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा 5y। 5y और 18 में से 16 जाएगा, माइनस का 16 है, तो 18 में से माइनस 16 होंगे तो कितने बचेंगे 2। अब यहां से y की वैल्यू देखिए, y यहाँ पे 5 के मल्टीप्लाई में है, 5 के मल्टीप्लाई में, तो y को यहीं रखा, 5 को मल्टीप्लाई में से डिवाइड भेज दिया, 2/5। तो आप देख सकते हैं इजीली हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से y की वैल्यू निकाली तो भी 2/5 आई, और जब एलिमिनेशन मेथड से निकाली तब भी 2/5 ही वैल्यू आई। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है, अब आप इसको उठा के चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए चाहे इस इक्वेशन में, आप इसकी वैल्यू जब इसमें रखेंगे इसमें भी, तो आपके आंसर सेम ही मतलब फिर आपका इजीली x की वैल्यू निकल जाएगी, और जो इस x की वैल्यू निकलेगी वो भी वही इसी की रहेगी, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है ना। तो इससे ये इजीली पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कुछ अलग नहीं है, बस तरीके अलग हैं, नई तरीके से करने का जो आपको इजी लगे। अगर पेपर में आपसे कुछ पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करने के लिए बोले कि सॉल्व दिस टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन मेथड, पर्टिकुलर मेथड बोले कि इस मेथड से सॉल्व करें, तब आप अप्लाई करना, अदरवाइज आप कोई सी भी मेथड अप्लाई करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अभी चलिए ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट थ्योरी वाइज आपको मतलब अच्छे से समझा दिया है। अब इसके आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कीजिए, अब तक फिर उसके आगे पार्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे जो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनेंगे और जो होते हैं, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटेड द following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। मीन्स देखिए फिर से देखते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, मतलब कंपेयर करने पे, रेशियो कंपेयर करने पे, कौन सा रेशियो, कोफिशिएंट के a1 a2 b1/b2 c1/c2, कोफिशिएंट ही तो हैं, तो ये कोफिशिएंट कौन से हैं, ये इस इक्वेशन में पहले अपन इनके रेशियो लिख लेते हैं। a1 क्या है, a2 क्या है, b1 b2 c1 c2। तो देख सकते हैं a1 यहाँ पे क्या है, जो ये एक इक्वेशन, वन इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 है, तो इसमें a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये तो a1 है, क्या है 5, जो x के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है उसी को एक कोफिशिएंट बोलते हैं, उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं, वो क्या है 5 है। a2 क्या है 7 है, b1 क्या है -4, c1 b2 क्या है 6, c1 क्या है 8, c2 क्या है -9। तो उसने बोला है कि जो ये रेशियो हैं इनको ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इन रेशियो को कंपेयर करने पे फाइंड आउट वेदर द लाइंस, मतलब वो लाइंस फाइंड आउट कीजिए जो रिप्रेजेंट कर जो और वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस इक्वेशन। मींस इन रेशियो को कंपेयर करने पर वो लाइन बताइए, वो लाइन कैसे परफॉर्म करेंगी, क्या वो इंटरसेक्ट होंगी, लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर, या फिर पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो हमको कंडीशन पता ही तीनों के लिए, अगर a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, b1/b2 होता है, तो इसका मतलब क्या है, वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो इसका मतलब वो लाइन पैरेलल है। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो इसका मतलब क्या है, वो लाइन क्या है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट है।
मीन्स अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है, मतलब इनको रेशियो कंपेयर करने पे अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 का रेशियो इक्वल नहीं आया तो मतलब हम बोल देंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट है। अगर ये दोनों तो इक्वल आ गए लेकिन c1/c2 को नहीं आया तो पैरेलल बोल देंगे। अगर तीनों इक्वल आ गए रेशियो तो कोइंसिडेंट बोल देंगे। चलिए चेक करते हैं। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इसका क्या आंसर आ रहा है? a1 की वैल्यू 5 है, a2 की 7 है, b1 की -4 है, b2 की 6 है। तो देखिए आप अलग ही दिख रहा है कि ये इक्वल है ही नहीं, इक्वल ही नहीं। अगर इसको भी कट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 5/7 इज इक्वल टू -2/3। तो ये तो इक्वल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मीन्स इसमें बोल सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इसमें एक चीज और बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इसमें हमें, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हमारा फाइनली से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं इसी पैटर्न पे कि आपसे हो सकता है क्वेश्चन का रेशियो निकलवाए, उनसे पूछे कि ये इसमें जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है, पैरेलल हो रही है या फिर कोइंसिडेंट। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो आप जब तक इसको नोट कीजिए, जब तक इसके आगे का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं बोर्ड में। तो इसमें आप देख सकते हैं हमसे क्या पूछा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। मतलब हमको ये पेयर इसके सॉल्व करने हैं। मीन्स यहाँ से इनडायरेक्टली वही बोल रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके दिखा दीजिए, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। किस मेथड से? बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अगर इसमें बोलता डायरेक्ट सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हम सब्स्टिट्यूशनल भी लगा सकते थे या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे, लेकिन इसने पर्टिकुलर बोला है कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड से ही आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए। कोई बात नहीं, हमको आती है, हम सॉल्व कर देंगे। देखिए एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन ये है। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसमें अपन सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, फ्रॉम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, y को उस तरफ भेज देंगे तो 14 माइनस वाई। तो ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। इस इक्वेशन का नाम दे दिए इक्वेशन 3। अब इसके बाद इस इक्वेशन को हम कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 2। तो वैल्यू पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये वाली x की वैल्यू यहां पुट कर दें। x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, यही है x की वैल्यू। x की वैल्यू ये 14 माइनस वाई, इस x की वैल्यू रख दी माइनस वाई, ऐसे कैसे लिख दिया, इज इक्वल टू 4। अब आप देख सकते हैं, अब जो इसको बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, तो x वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे 14 वैसे का वैसा। अब जो माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2y, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से माइनस का जो 2y है इसको ये लिख दिया इस तरह से, और यहाँ पर 14 को उस तरफ भेज दिया तो 4 माइनस 14। तो यहां से माइनस का 2y वैसे क्या वैसा रहा। 4 माइनस 14 में से
14 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, लेकिन बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की, तो इसलिए माइनस का 10। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से 2y इज इक्वल टू आ गया 10 और y इज इक्वल टू आ गया 10/2, 10/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 आंसर। मीन्स यहाँ से हमको y की वैल्यू भी मिल गई है। अब इस y की वैल्यू को उठा के हम किसी इक्वेशन में रख देंगे, या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या फिर इक्वेशन 2 में, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए इक्वेशन हम 1 में पुट कर देते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। क्या रहेगी हमारी वैल्यू, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, y की वैल्यू क्या आई है 5 इज इक्वल टू 14। तो x ऐसे कैसा 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 9। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू 9 फाइंड कर दी, y की वैल्यू 5 आई। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो यही इस फाइंड करने को बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप इसको नोट कीजिए जब तक इसके आगे का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल जो हमने अभी तक करते आ रहे हैं वही करना है। देखिए इसमें क्या बोला है, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन देके रखी, इनको सॉल्व करना है। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ये इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए हैं, इससे x और y की वैल्यू निकाली, यही बोल रहा है। और फिर उन वैल्यू को इसमें x की जगह x की वैल्यू पुट करके y की जगह y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू निकाल दीजिए। इस इक्वेशन से क्या निकलेगी, मीन्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें 3 इक्वेशन दिए हैं। एक इक्वेशन क्या है, सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 1। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन 2। मीन्स फिर हमें यहाँ से वैल्यू निकाल के हमें किस में पुट करनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं। कौन सी मेथड से निकालें, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, कोई सी भी अप्लाई कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देख ली थी। चलिए इस इक्वेशन को हम यहाँ से x और y के लिए एलिमिनेशन से निकालते हैं। x और y की वैल्यू निकालें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इन दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 2 का मल्टीप्लाई इस x के मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, और इस x के मल्टीप्लाई में क्या है 2 है। वैसे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो इक्वेशन है इसमें हम जो मल्टीप्लाई करते हैं x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई ऊपर वाली इक्वेशन में, और उस वाले x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई नीचे वाली इक्वेशन में जो करते हैं, उस वो करने का मतलब ही ये था कि जिससे दोनों इक्वेशन की x की कोफिशिएंट की वैल्यू सेम हो जाए, मींस एक टर्म सेम हो जाए। तो यहाँ पे तो पहले दिए, यहाँ पे पहले से ही 2x दिए, तो यहाँ से इजीली हमको जरूरत नहीं पड़ेगी 2 की मल्टीप्लाई करने की। तो यहाँ से हम सिंपली कर सकते हैं, बट फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 24। वैसे ये पहले ही है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। वैसे मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ से आप 2 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से कुछ नई इक्वेशन बनेंगी। क्या होंगी, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा तो क्या आ गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 22, इक्वेशन थर्ड बन गई ये। और ये क्या हो गई 4x माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 48, ये इक्वेशन 4 हो गई। अब क्या करना है आपको, जो साइन चेंज करना है नीचे वाली इक्वेशन के, जो प्लस में प्लस का माइनस कर दें, माइनस में वो प्लस में कर दें। तो यहाँ पे ये प्लस का इसको माइनस में कर दिया, माइनस का इसमें प्लस में कर दिया, ये माइनस का इसमें इसको प्लस में कर दिया। तो देख सकते हैं प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल,
यहाँ पे प्लस का 6y प्लस का 8y, तो क्या हो जाएगा 6 और 8 मिलकर कितने हो जाएंगे आपके 14y, और ये भी प्लस का 48 हो गया, ये भी 22 प्लस का हो गया, तो यहां से ये कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। तो आप यहां से 70 हो गया। अब यहां से आप y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 डिवाइड में चला जाएगा 70 के, तो आप देख सकते हैं y की यहां से वैल्यू आ गई। आपको टेबल अगर 14 का आता है तो आपको डायरेक्ट दिख सकता है 5 टाइम में जा रहा है, अदरवाइज आपको छोटी छोटी स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब आप इस y की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 या 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हैं, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, क्या आएगा आंसर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन हमारी 1 है, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2x वैसे का वैसा प्लस 3, y की वैल्यू क्या आई 5 इज इक्वल टू 11 वैसे का वैसा, और इक्वेशन वैसे का वैसा। ओके, अब इसका 2x इज प्लस 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, ये 11, 2x यहीं रखा, 15 को उस तरफ भेजा तो 11 माइनस 15, 2x वैसे कैसा 11 में 15 जाएगा, बचेगा माइनस का 4, और x यहाँ से आ जाएगा माइनस 4/2, और x की वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो अब जो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसने पर्टिकुलर बोला नहीं इस मेथड सॉल्व कीजिए। अब ये तो आ गई, लेकिन उसने अभी क्वेश्चन अभी पूरा आंसर आया नहीं, इसमें बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इक्वेशन, मीन्स अब हमें इस x और y की वैल्यू इसमें पुट करनी है, फिर x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी m की वैल्यू क्या आती है। चलिए, ये इक्वेशन क्या देके रखी है हमें, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या आई 5, m वैसे ही रख दे उसको, तो उसकी वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू क्या आई -2 प्लस 3 का वैसे ही वैसा। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का -2 का मल्टीप्लाई m में होगा तो कितना होगा माइनस का 2m प्लस 3। अब जो प्लस का 3 है उसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, प्लस का 3 है तो इस तरफ आएगा माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2m, यहाँ 5 में से 3 जाएंगे बचेंगे 2, और ये माइनस का 2m वैसे ही वैसा। तो -2 को डिवाइडर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड माइनस का 2 इज इक्वल टू m, तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये कैंसिल होगा, माइनस बचा रह जाएगा तो माइनस का 1। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आंसर क्या आ गया माइनस का 1। तो इससे हमने m की वैल्यू निकाल दी। तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, आप कुछ टफ नहीं है, बस आपको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आनी चाहिए, तो आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। तो आप जब तक इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम एक लास्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कुछ टफ नहीं है, बस इसने लैंग्वेज में और वर्ड्स में उलझा दिया, और सिंपल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट एनी एल्जेब्रिक मेथड। मतलब फॉर्म दी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब एक प्रॉब्लम दी है ये, इससे हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, फाइंड देयर सॉल्यूशन, और उनका सॉल्यूशन निकालना है एनी एल्जेब्रिक मेथड, मतलब कोई सी भी एल्जेब्रिक मेथड यूज करके, चाहे वो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें या फिर एलिमिनेशन। तो चलिए हमें क्या लीनियर इक्वेशन बनानी है, इसके लिए प्रॉब्लम दी है। प्रॉब्लम क्या बोल रही है देखते हैं। The cost of 5 oranges and 3 apples is 35 rupees and cost of 2 oranges and 4 apples is rupees 28. Let us find the cost of orange and an apple. मीन्स देखिए सॉल्व करते हैं पहले तो। इसमें क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 5 ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस हैं 5, एंड 3 एप्पल्स। मान लिया हमने, इनने बोला है कि 5 ऑरेंज है, 5 ऑरेंज है, मान लो 5 संतरे हैं और 3 एप्पल है, 3 सेब फल है, तो उनका प्राइस कुछ होगा। तो इन दोनों जब 5 संतरे और 3
सेवफल लेंगे तो उनको जब उनके रुपए जब ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 35। ऐसे ही जब 2 संतरे और 4 सेवफल लेंगे तो उनके रुपीस कितने हो जाएंगे 28। दोनों के रुपए ऐड करेंगे तो 28 हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं जो 5 ऑरेंज है वो कितने क्या है x रुपीस क्या है, x कुछ भी वैल्यू हो सकती है। फिर और जो 3 एप्पल आए वो y रुपीस क्या है, मान ली कितने भी रुपए। तो जब उन दोनों के रुपए को ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है 35 रुपीस। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब क्या बोल रहा है, दो संतरे की रुपीस x मान लिए और 4 सेवफल के रुपीस 4 सेवफल के रुपीस y मान लिए और इसके रुपए कितने, टोटल रुपए कितने हो गए दोनों को ऐड करने का 28, जैसा क्वेश्चन ने बोला है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये 2 इक्वेशन बना दी, जैसे बोला था पेयर दी लीनियर इक्वेशन फॉर्म दी। पहले तो हम लीनियर इक्वेशन बनाने को बोला था तो हमने वो बना दिए, जैसे क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला हमने वो कर दिया काम। बस यहीं तक थोड़ा दिमाग लगना था, अब दिमाग का काम खत्म। अब सिर्फ मैथ से और जो मेथड यूज करते आ रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड, बस उससे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, आपका आंसर आ जाएगा। यहीं तक दिमाग लगाना था ये इक्वेशन बनाने में। तो हमने लगा लिया, हमने मान लिया 5 ऑरेंज जो आएंगे, 5 संतरे वो x रुपीस के आएंगे और जो 3 एप्पल आएंगे वो y रुपीस के आएंगे और दोनों के रुपए जब ऐड करेंगे तो 35 बनते हैं। और ऐसी 2 जब संतरे लेंगे तो वो x रुपीस के आएंगे और जो 4 एप्पल लेंगे तो वो y रुपीस के आएंगे। जब उन दोनों के रुपए ऐड करेंगे तो 28 बनेंगे। तो ये 2 इक्वेशन बना ली। अब उसने बोला एनी एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर दीजिए। तो हम इसको सिंपली किससे सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप कभी कभी थोड़ा दिमाग लगा के अगर आपको जल्दी क्वेश्चन करना है तो देखिए, अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो आपको 2 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो पहले तो ये 5 में करना पड़ेगा, फिर 3 में करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई, फिर 35 में। तो ये तो इजी होगा, फिर भी 70 आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में उलझ सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। जब 5 का मल्टीप्लाई आप फिर 2 में करेंगे, 4 में करेंगे, फिर 28 में करेंगे। वैसे इजी नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में उलझ सकते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई आपको 28 में करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए, वो शायद आपको ज्यादा इजी पड़ सकती है। और वैसे आप फिर देख सकते हैं आपको जो इजी लगे। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो उसमें क्या करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 5x + 3y = 35 इक्वेशन 1 है। इससे हम x की वैल्यू निकालते हैं। 5x = क्या हो जाएगा 35 - 3y, y को 3y को उस तरफ भेज दिया। x = क्या हो जाएगा 35 - 3y / 5। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। ये इक्वेशन क्या हो गई, थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड की पुट द वैल्यू ऑफ x, हम किस x की वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है 5x, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन x की वैल्यू आप वहीं से निकाल के उसी इक्वेशन में क्यों पुट करोगे। तो x की वैल्यू आपने यहां से निकाली तो क्या होगा 2x + 4y = 28। ये आपकी इक्वेशन सेकंड। इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, 2 अंदर क्या है 35 - 3y / 5 + 4y = 28। तो यहां से अब इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 - 6y / 5 + 4y = 28। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गई। तो जब 5 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4y में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 70 - 6y आ जाएगा। जब 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो, और 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में होगा तो आ जाएगा यहाँ पे 70 - 6y
प्लस 5 का मल्टीप्लस में होगा तो हो जाएगा 20y डिवाइड में 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा जी 28, यहाँ पे आएगा 28। फिर आप इस 5 को उस तरफ भेज देंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 70 माइनस 6y प्लस का 20y दैट इज इक्वल टू 28 इंटू 5। तो 70 वैसे का वैसा 6y 20y में से 6y चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 14y, और यहाँ पे 28 का मल्टीप्लाई अब 5 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 140। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा इसे। फिर 14y इज इक्वल टू हो जाएगा 140 माइनस 70, 70 को उस तरफ भेज दिया तो 140 माइनस 70 हो गया, 14y वैसे के वैसा, ये बच जाएगा आपका 70, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 70 अपॉन 14। फिर से भाई 17 14 का टेबल 5 टाइम पढ़िए तो आपका आ जाएगा 70। तो यहां से आपकी वैल्यू आ गई 5। अब इस y की वैल्यू को आपको किस इक्वेशन पुट करना है, 1 में 2 में, किसी में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हम वैल्यू पुट करते हैं, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, यही इक्वेशन हमारी 1 है। इसमें हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो 5x वैसे का वैसा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 35, 5x वैसे का वैसा ये कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 35, 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 15 को उस तरफ भेज दिया, 5x 35 में से 15 जाएगा तो बच जाएगा आपका 20, x इज इक्वल टू हो जाएगा 20/5, x की वैल्यू आ गई आपकी 4। देख सकते हैं कितना इजी था, क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना था। तो यहाँ से आपने x और y की वैल्यू निकाल दी। अब आप डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं, इसने क्या बोला था फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑरेंज एंड एन एप्पल, तो आप यहाँ से बता सकते हैं y को क्या बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं नीचे थ्योरी में कि द कॉस्ट ऑफ y क्या था, y हमने क्या माना था एप्पल है, द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज 5 रुपीज मीन्स 5 रुपीज, ठीक है। और अभी यहां से इस x क्या है हमारा ऑरेंजेस मतलब संतरे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोल सकते हैं यहां से द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इज 4। तो ये आपके मतलब संतरे, एक संतरा के रुपीस कितने हैं 4, और एक एप्पल का रुपीस कितना है 5। तो ये आपने देखा 5 रुपए के एक एप्पल है और ऑरेंजेस 4 रुपीज के हैं। आपको चेक करना, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, तो आप ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि देखिए जैसे कि 5 है तो इसने क्या बोला 5 रुपए का एक एप्पल है, 5 रुपए का एक एप्पल है, तो आप यहां से रफली ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। अगर आपको चेक करना हो क्रॉस चेक करना हो कि आपका आंसर सही आया या नहीं, तो आप इसमें जो x और y की वैल्यू आई है पुट करके देखिए और फिर देखिए 35 आ रहा है कि नहीं। देखिए इक्वेशन 1 क्या थी 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35, ये इक्वेशन 1 थी। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 4, y की क्या आई 5, ये क्या है 35 के इक्वल आ गए, तो मतलब हमारी वैल्यू आई जो सही है। 5 4 से कितना होता है 20, 3 5 जा 15 35। अब 20 और 15 कितना होता है 35,
तो आ गया ना इक्वल 35 इज इक्वल टू 35, तो मतलब ये हमारा आंसर सही आया है एक्स की वैल्यू। अब ऐसे ही अगर आपको इक्वेशन सेकंड में अगर आप चेक करेंगे तो आपको इजीली इसमें पता चल जाएगा। देखिए 2x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 28, यही हमारी इक्वेशन सेकंड है। इसमें x की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू कितनी आई 4, y की वैल्यू कितनी आई 5, 28 वैसे का वैसा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 दैट इज इक्वल 28, 20 और 8 कितना होता है 28, तो ये भी हमारा सही है। मतलब 28 इज इक्वल 28 आ गया। मतलब हमने जो वैल्यू x और y की निकाली है, जो संतरे और सेवफल की वैल्यू निकाली है, कॉस्ट निकाली है, वो हमारे सही है, इसलिए तो इक्वल आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते, कुछ ज़्यादा टफ नहीं आते, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। वैसे आपका आंसर तो यही कंप्लीट हो गया था, ये तो क्रॉस चेक करने के लिए एक्स्ट्रा में आपको बताने के लिए किया है। तो आप जब तक इसको नोट कीजिए, एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फिर देखते हैं।